Hello students, welcome to the YouTube channel Tutor Physics. Now in this video we are going to discuss about the resolving power, right? Basically resolving power क्या होता है वो समझ लेते हैं सबसे पहले. Resolving power is nothing but कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को शो कर रहा है कोई हमें, तो we should identify that they are to be two objects, है ना. Otherwise if the distance between the observer एंड द ऑब्जेक्ट्स इज टू लार्ज, है ना, वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर इसके बीच का डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा है तो वी आर अनेबल टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स. लाइक जैसे कि एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो ग्रुप फोटो लेते समय बहुत दूर से अगर ग्रुप फोटो ले रहे हैं तो चेहरे आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है. तब हम क्या करते हैं, वी यूज टू जूम द कैमरा, है ना. तो वो जूमिंग में क्या हो जाता है, जूमिंग करने के बाद हमें वो बराबर पर्सन्स दैट मीन्स लोग जो है वी आर एबल टू आइडेंटिफाई कि इतने लोगों का 7 लोगों का ग्रुप फोटो है तो 7 लोग है करके. जब हम दूर से देखेंगे तो इट विल नॉट लुक लाइक और इट मे नॉट लुक लाइक दैट देयर आर 7 पर्सन. सो अगर दो है तो दो आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, दो लोगों का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, दो ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए. चार है तो चार लोग दिखने चाहिए, तो उसको हम कहते हैं रिजॉल्विंग पावर, है ना. दैट इज नथिंग बट द रिजॉल्विंग पावर, राइट. तो बहुत बार देखो हम बैनर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन द बैनर एंड वी पीपल इज इफ इट इज टू लार्ज, देन वी यूज टू मॉडिफाई द व्हाट वी कैन से परसेप्शन ऑफ आवर आईज. हम थोड़े से आंखें ऐसे वगैरह करके उसको उसके ऊपर फोकस करते हैं तो वी आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट द वर्ड्स रादर, है ना. तो दैट मीन्स व्हाट वी आर डूइंग इज नथिंग बट वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व द इमेजेस, है ना. उस इमेज को, उस ऑब्जेक्ट्स को हम प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट नथिंग बट द रिजॉल्विंग पावर. अब ये रिजॉल्विंग पावर छोटे ऑब्जेक्ट्स और बड़े ऑब्जेक्ट्स इन दोनों के हिसाब से रहेगा. तो फॉर माइक्रोस्कोप एज वेल एज फॉर टेलीस्कोप. ठीक है, तो सबसे पहले हम माइक्रोस्कोप का एग्जांपल लेते हैं. इसको एक्सप्लेन करने के लिए वापस से हमें दो ऑब्जेक्ट कंसीडर करने पड़ेंगे, एंड दैट टू बी द स्लिट पोजीशंस एंड ऑन द स्लिट पोजीशन. तो दो ऑब्जेक्ट्स बहुत पास हमने ले लिए, ठीक है. लेट अस से दिस एज ओ डैश एंड दिस इज नथिंग बट ओ, है ना. ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द डिफ्रैक्शन इट इज ए, है ना. और बीच में यहां पे हम यूज करेंगे एक लेंस का, है ना. तो हमने यहाँ पे एक लेंस यूज कर ली. थोड़ी बड़ी शो करते हैं. तो दिस इज अ लेंस, ठीक है. लेंस का ये एपर्चर हो गया. एपर्चर मतलब यहाँ पे इसको हम डायमीटर कहते हैं. तो दिस इज ए बी. ए बी इज नथिंग बट द डायमीटर ऑफ द लेंस. सो ए बी इज नथिंग बट द डायमीटर. ये ओ डैश से ए के तरफ रे ऑफ लाइट ट्रेवल करेगा, ओ डैश से बी के तरफ ट्रेवल करेगा, राइट. ओ से भी ट्रेवल करेगा. ओ से जाने वाली लाइट को मैं ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूं. तो ओ से ए के तरफ जाएगा, ओ से बी के तरफ जाएगा, राइट. एंड हियर देयर इज अ स्क्रीन over which obviously the images will form, right. So let us say this is nothing but a screen, ठीक है. अब इस स्क्रीन के ऊपर इनका इंसिडेंस होगा. तो बहुत लॉजिकल है किस तरीके से करना, थोड़ा सा लॉजिकली इसको ड्रॉ करने की कोशिश करना. सीधा ये ओ से एक परपेंडिकुलर उस स्क्रीन के ऊपर लेके जाने का, ठीक है. तो यहां से ये जो यहाँ पे आया है ओ से, इसको वहां तक के ज्वाइन कर दो, और बी से भी वही ब्लू रे को यहाँ पे ज्वाइन कर दो. तो दिस इज फॉर ओ,
तो O के वजह से यहाँ पे I प्रोड्यूस होगा, राइट, और ये O डैश है तो O डैश के वजह से दूसरी इमेज तैयार होगी एंड दैट इज टू बी एट I डैश, इट इज दिस, है ना। आप इसको कंटिन्यूशन में और डॉटेड इस तरीके से ड्रॉ करके एडजस्ट कर सकते हैं। ये दो इमेजेस, अभी दो ऑब्जेक्ट की दो इमेजेस हमें दिख रही है, तो दिस इज with respect to the Rayleigh's criteria and that what this Rayleigh's criteria for the just result, दो तीन स्थितियां रहती है, तीन कंडीशंस रहती है, एक अनरिजॉल्व, एक जस्ट रिजॉल्व एंड एक वेल रिजॉल्व। तो दो ऑब्जेक्ट्स है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एटलीस्ट जस्ट रिजॉल्व स्टेट होनी चाहिए। तो जस्ट रिजॉल्व स्टेट में हमें ऑब्जेक्ट कैसे दिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट्स विल लुक लाइक दिस, ये एक ऑब्जेक्ट और ये दूसरा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से, है ना। तो वी आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स। और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए व्हाट इज द कंडीशन, द कंडीशन इज व्हाट, ये एक वेव इसकी हो गई और ये इसके लिए हो गई, है ना। कंडीशन अकॉर्डिंग टू द रिलेज क्राइटेरिया इज व्हाट, दैट द फर्स्ट मिनिमा of or the first minimum of one of the source must get coincide with the central maxima of another source। तो तब कहीं जाके हम दो ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। तो दिस इज व्हाट द डायग्राम। बट इसको हम थोड़ा सा इसके इक्विवेलेंट डायग्राम से इसमें पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो पाथ डिफरेंस के लिए इसी डायग्राम की इक्विवेलेंट ज्योमेट्री हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट ज्योमेट्री, तो उसके लिए वापस से हम O डैश और O ये दो पॉइंट्स कंसीडर करेंगे। तो ये हो गया, ऊपर में O डैश है और नीचे में O है। इसको थोड़ा सा बड़े लेवल, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी पोजीशन चेंज कर देता हूँ सो दैट वी कैन इजीली ड्रॉ द डायग्राम। एक ये हो गया O डैश और एक नीचे यहाँ पे ये आ गया O, ठीक है। अब O डैश से एक रे A के तरफ जा रहा है और O से भी एक रे A के तरफ जा रहा है। तो दोनों तरफ से हम एक एक रे भेज देते हैं, ठीक है। तो ये इधर से एक रे A के तरफ गया और इधर से वैसा ही पैरेलल A के तरफ गया। सिमिलरली B के तरफ भी जा रहा है, तो B वाला हम रेड से शो करते हैं। तो ये B के तरफ गया, दिस इज एट B, और ये यहां से भी B के तरफ गया, ठीक है। अब इसमें पाथ डिफरेंस कितना है वो समझते हैं। पाथ डिफरेंस ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं हम, जो छोटा वाला रे है वहां से बड़े वाले रे के ऊपर हम परपेंडिकुलर प्लॉट कर देते हैं, तो पाथ डिफरेंस मिल जाएगा। तो जैसे कि अगर हम रेड वाले की बात करते हैं, तो रेड वाले में OB ये छोटा दिख रहा है O डैश B से, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर सीधा यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं। इसको पॉइंट C बोलेंगे। तो दिस OC इज नथिंग बट द पाथ डिफरेंस। ये कैसे आइडेंटिफाई किया, इट इज यहां से हमने परपेंडिकुलर है, एंड दिस एंगल, द एंगल व्हाट इज मेड हियर इज नथिंग बट थीटा और अल्फा, है ना। रेफरेंस बुक में हमारे अल्फा लिया है तो हम भी अल्फा लेंगे। तो दिस इज विद दिस O डैश C इज नथिंग बट द पाथ डिफरेंस, ठीक है। ये हो गया विथ रिस्पेक्ट टू B। अब विथ रिस्पेक्ट टू A की बात करते हैं। अब A के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, है ना। ये छोटा है OA और O डैश A छोटा है और OA बड़ा है। यहां से हम इधर परपेंडिकुलर प्लॉट कर सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा पाथ डिफरेंस, लेकिन कैलकुलेट करने के लिए हमें डिफिकल्ट जाएगा, इसलिए हम दूसरा तरीका यूज करते हैं, जो छोटा है उसको बड़ा कर देते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, ये O डैश A को हम थोड़ा सा बैकवर्ड डायरेक्शन में, पीछे के डायरेक्शन में हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये कर दिया हमने इसको एक्सटेंड, और एक्सटेंड करके अब ये O डैश A बड़ा हो गया। यहां पे ये OA से परपेंडिकुलर प्लॉट करेंगे तो ये कुछ
ऐसा आ जाएगा। तो इसको भी हमने ज्वाइन कर दिया, तो लेट अस से दिस पॉइंट एज डी। इसको अभी हम यहाँ से निकाल देते हैं। तो ये हो गई हमारी इक्विवेलेंट ज्योमेट्री। ठीक है, ठीक है। अगर ये अल्फा है तो ये भी कितना रहेगा, ये भी अल्फा ही रहेगा। दिस इज ऑल्सो अल्फा। तो अभी ओ डैश डी और ओ डैश सी ये हमारा हो गया पाथ डिफरेंस, दैट इज टोटल पाथ डिफरेंस। उसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? सो देयरफॉर टोटल पाथ डिफरेंस दैट इज डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ डैश सी प्लस ओ डैश डी। ओ डैश सी प्लस ओ डैश डी। हम यहाँ पे भी, इधर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसको, या अलग से कैलकुलेट करके ऐड कर सकते हैं। हम यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं, आराम से मिल जाएगा। सो दिस इज डेल्टा एल इज इक्वल टू ओ डैश सी। क्या रहेगा ओ डैश सी? ओ डैश सी इज नथिंग बट अपोजिट साइड ऑफ अल्फा, है ना। ये ट्रायंगल देखेंगे ओ सी ओ डैश, इसमें अल्फा की अपोजिट साइड है, और अपोजिट साइड के लिए क्या करते हैं हम, साइन का यूज करते हैं। तो साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ओ डैश सी अपॉन हाइपोटेनियस, एंड दैट हाइपोटेनियस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट ए, है ना। ओ डैश से ओ तक के डिस्टेंस जो है वो ए है। तो ओ डैश सी ये क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू ए साइन अल्फा, है ना। ए साइन अल्फा प्लस ओ डैश डी भी वही रहेगा, अल्फा की अपोजिट साइड ही है। ओ डैश डी में अल्फा की अपोजिट साइड इज पाथ डिफरेंस, दैट इज ओ डैश डी, एंड दैट इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस करेंगे। हाइपोटेनियस इज अगेन ओ डैश ए 90 के अपोजिट। तो हाइपोटेनियस मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ अल्फा, तो दिस बिकम्स ए साइन अल्फा प्लस ए साइन अल्फा। तो ए साइन अल्फा प्लस ए साइन अल्फा डेल्टा एल इज इक्वल टू ट्वाइस ए साइन ऑफ अल्फा। मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का ये पाथ डिफरेंस अगर रहता है, तो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द टू ऑब्जेक्ट्स एज टू ऑब्जेक्ट्स, दैट इज कॉल्ड एज रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसमें दो टाइप्स है, वो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू। Okay, so now we will find out the resolving power of microscope using the dark objects as well as self-luminous objects. है ना, microscope with a pair of non-luminous objects, that is dark objects, and microscope with self-luminous point objects. इसको मैंने थोड़ा सा comparatively explain करने वाला हूँ, so that you can easily remember. तो सबसे पहले resolving power क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो resolving power का फॉर्मूला है resolving power, which is denoted by R and is equals to reciprocal of the distance between the two objects, that is A। मतलब R is equals to 1 by A होता है। ठीक है, इसके लिए भी सेम इक्वेशन है, रिजॉल्विंग पावर that is R is equals to 1 by A, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। सेम फॉर्मूला, मतलब दोनों में हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमने बोल दिया है कि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, मतलब क्या, तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, अब ये डिफ्रैक्शन अगर होगा, है ना, रिजॉल्विंग पावर होना है मतलब डिफ्रैक्शन होना चाहिए, मतलब इंटरफेरेंस होना चाहिए, उसके लिए हमें लाइट की जरूरत पड़ेगी। तो हियर इन दिस केस, इन द केस ऑफ नॉन लुमिनस पेयर ऑफ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, the light incidence is not the normal मतलब परपेंडिकुलर, ये थोड़ा सा ऑब्लिक होता है, और ऑब्लिक होने के वजह से यहाँ पे फर्स्ट डार्क बैंड के पास जो पाथ डिफरेंस हमें मिलता है, दैट पाथ डिफरेंस इज नथिंग बट हियर फॉर पेयर ऑफ नॉन लुमिनस point objects, non-luminous objects, path difference
मतलब डेल्टा एल विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू 1 टाइम्स लैम्डा एन, है ना. एंड व्हाट इज लैम्डा एन? लैम्डा एन इज नथिंग बट इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन एन, where n is the refractive index and lambda n is nothing but the wavelength of light in the material, right? Lambda being the wavelength of light in the air, right? तो ये ultimately ये क्या हो जाएगा, इसका बेसिक फॉर्मूला ये हो गया, n that is refractive index is equals to wavelength of light in air to the wavelength of light in medium, है ना. मतलब मटेरियल विच हियर विच इज दैट मटेरियल इज नथिंग बट द ट्रांसफॉर्म मटेरियल, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज n, तो ये n इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन लैम्डा n. ठीक है. तो लेकिन पाथ डिफरेंस इज व्हाट, ओके, इसको मैं इक्वेशन 2 कहता हूं. और अभी थोड़ी देर पहले इसके लास्ट टॉपिक में हमने देखा था रिजॉल्विंग पावर जो फाइंड आउट किया था, उसमें पाथ डिफरेंस फाइंड आउट किया था एंड इट वाज ट्वाइस ए लैम्डा, twice a sine of alpha, right? So but path difference delta L is equals to 2a sine of alpha, है ना. इक्वेशन से 3. तो a को फाइंड आउट करने के लिए अगर हमने इनको इक्वेट कर दिया, इनके राइट हैंड साइड को, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से हमें राइट हैंड साइड को इक्वेट करते हैं, तो इक्वेटिंग और a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. इक्वेटिंग RHS ऑफ इक्वेशंस 2 and 3, तो हमें a की जरूरत है, तो पहले ये राइट हैंड साइड लिखते हैं, दैट इज ट्वाइस a साइन ऑफ अल्फा इज नथिंग बट इक्वल्स टू लैम्डा बाय n इट इज. तो यहां से a निकालेंगे विच इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा, 2n साइन ऑफ अल्फा. अगर हमने ये इसको न्यूमेरिकल एपर्चर के टर्म में लिखते हैं, तो इट इज लैम्डा अपॉन 2 टाइम्स न्यूमेरिकल एपर्चर, where Na stands for numerical aperture. This will be obviously a value, numerical aperture, right? And its value is Na is equals to, किसके जगह पे आया है, 2 को छोड़ के n sin अल्फा, तो n इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी भी वैल्यू कुछ तो भी न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी, राइट. और साइन अल्फा विल ऑल्सो बी अ न्यूमेरिकल वैल्यू, तो दैट इज नथिंग बट अ नंबर. तो ये हमें यहाँ पे a मिल गया, और इस a को इक्वेशन 1 में पुटअप करते हैं, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 दिस r इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा बाय 2 टाइम्स Na. तो therefore this resolving power becomes equals to 2 times Na, ऊपर आएगा 1 के तरफ, तो 2 times Na divided by lambda it is. So this is nothing but a resolving power for this point objects. I can call this as equation 4. ठीक है. तो लॉजिक बहुत सिंपल सा है. यहाँ पे लैम्डा डेल्टा एल की वैल्यू लैम्डा एन मतलब 1 लैम्डा एन विच इज इक्वल टू लैम्डा बाय एन रहती है, और यहाँ पे फॉर सेल्फ लुमिनस पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, सेल्फ लुमिनस पॉइंट ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, this value of path difference that is delta L is nothing but equals to 1.22 lambda n, मतलब ही 1.22 lambda n की वैल्यू is lambda by n, तो it is lambda by n. ठीक है. ये डेल्टा L की वैल्यू होती है, एंड देयरफॉर, और चलो इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. बट पाथ डिफरेंस फॉर माइक्रोस्कोप हमने फाइंड आउट किया है, एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 2a साइन ऑफ अल्फा. वापस से यहाँ पे राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड को इक्वेट करेंगे इक्वेशन 2 और 3 के, तो इक्वेटिंग RHS of
equations 2 and 3, what will get? डेल्टा एल हमें ए की जरूरत है, तो ट्वाइस ए साइन ऑफ अल्फा इज इक्वेटेड विथ 1.22 लैम्बडा बाय एन। हमें ए की जरूरत है, तो ए इज इक्वल्स टू 1.22 बाय 2 हियर लैम्बडा बाय एन इंटू साइन ऑफ अल्फा, राइट। तो a की वैल्यू हो जाएगी 1.22 डिवाइडेड बाय 2 इज 0.61, राइट, टाइम्स लैम्बडा डिवाइडेड बाय ये n इंटू साइन अल्फा इज अगेन द न्यूमेरिकल एपर्चर, सेम। तो ये a की वैल्यू आ गई, ये a की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में पुट अप करेंगे। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 this r is equals to 1 upon a and a is 0.61 lambda by numerical aperture, and therefore r is equals to na गया ऊपर divided by 0.61 lambda. This is your equation number 4. Right. So for non-luminous point objects, r is equals to 2 times na by lambda, and this is r is equals to na upon 0.61 lambda, right? That is for self-luminous point objects. Is that okay? So this is what all about the resolving power of microscope. Thank you.